आज की इस गहरी चर्चा का विषय एक ऐसे राज्य पर केंद्रित है जो अपनी रफ्तार और विकास के लिए पूरे देश में जाना जाता है। मेरा मतलब है, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की। और ट्रांसपोर्ट किसी भी राज्य की नसों की तरह होता है। बिल्कुल। इस चर्चा का जो मिशन है ना, वो बड़ा ही साफ है। हमारे पास सोर्सेज, नोट्स और रिसर्च का एक बेहतरीन खजाना है, और हमारा लक्ष्य ये है कि हरियाणा के रेलवे, मेट्रो और वायु परिवहन के हर एक छोटे बड़े तथ्य को समझा जाए, बिना एक भी डिटेल छोड़े। एकदम। चाहे वो पहाड़ियों के बीच से गुजरती सदियों पुरानी ट्रेन हो या आसमान छूती आधुनिक उड़ानें। यहाँ ऐसी बातें हैं जो आमतौर पर लोगों की नज़रों से छूट जाती हैं। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हाँ, क्योंकि किसी भी राज्य की प्रगति की कहानी असल में उसके परिवहन के ढांचे पर निर्भर करती है। सदियों से ये देखा गया है कि जहाँ रास्ते बनते हैं वहाँ अर्थव्यवस्था अपने आप आकार लेने लगती है। सही बात है। ट्रांसपोर्ट सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जरिया नहीं है। ये व्यापार, संस्कृति और रोजगार को जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। हरियाणा के संदर्भ में ये देखना सच में एनालिटिकल दृष्टि से हैरानकुन है कि उन्होंने अपनी ऐतिहासिक धरोहर को बचाते हुए आधुनिकता को किस तेजी से अपनाया है। शुरुआत उस चीज से करते हैं जिसमें एक अलग ही जादू है। कालका, जो पंचकुला में है, वहां से शिमला तक का रेलवे मार्ग। मैंने इन नोट्स में देखा है कि इस रूट पर जो सबसे पहली ट्रेन चली थी, जिसे क्राउन जूल कहा जाता था, हाँ, क्राउन जूल, वो एक इंजीनियरिंग मार्वल थी। मेरे सोर्सेज में एक डेट हाईलाइट की गई है, 1898। ये तब बनना शुरू हुआ था शायद। जी, ये प्रोजेक्ट 1898 में शुरू हुआ था और लगभग 5 साल की कड़ी मेहनत लगी इसमें। फिर 9 नवंबर 1903 को ये क्राउन जूल पहली बार पटरी पर उतरी। सोचिए, सदियों पुरानी धरोहर जो आज भी चल रही है। कमाल है। लेकिन इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है जो समझना जरूरी है। ये ट्रेन जिस पटरी पर चलती है वो आम पटरियां नहीं है। रेलवे में गेज सिस्टम होता है। गेज सिस्टम मतलब ये जो पटरियों के बीच की दूरी होती है वो? एग्जैक्टली। ब्रॉड गेज होता है जो सबसे चौड़ा होता है, लगभग 1.676 मीटर का। फिर आता है स्टैंडर्ड गेज जो 1.435 मीटर का होता है। एक मीटर गेज होता है जो ठीक 1 मीटर का होता है। और आखिर में आता है नैरो गेज। ये सबसे पतला होता है, सिर्फ 0.762 मीटर का। ओह, तो कालका शिमला पर चलने वाली ये टॉय ट्रेन, हाँ, वो इसी नैरो गेज पर चलती है। इसका कोई खास कारण रहा होगा पहाड़ी इलाका होने की वजह से? एकदम सही। पहाड़ी रास्तों पर घुमाव बहुत तीखे होते हैं। ब्रॉड गेज पर बड़ी ट्रेन्स इन तीखे मोड़ पर घूम ही नहीं सकती, इसलिए पतली पटरी और छोटी ट्रेन का इस्तेमाल किया गया। इसकी ऐतिहासिक और इंजीनियरिंग अहमियत को देखते हुए ही यूनेस्को ने इसे 8 जुलाई 2008 को विश्व विरासत यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। ये सच में गौरव की बात है। और मेरे पास इस मार्ग की कुछ और डिटेल्स हैं। इसकी कुल लंबाई 96 किलोमीटर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस छोटे से सफर में 18 स्टेशन आते हैं। हर 5-6 किलोमीटर पर एक स्टेशन। बिल्कुल। यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक हिम दर्शन नाम की ट्रेन भी चलाई जाती है। और सुनने वालों के लिए ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि 11 दिसंबर 2018 को यहाँ एक विस्टाडोम ट्रेन भी शुरू हुई थी, जिसके छत शीशे के होते हैं। हाँ, ट्रांसपेरेंट छत, ताकि लोग पहाड़ियों और आसमान का पूरा नजारा ले सकें। माउंटेन रेलवेज का तो अपना एक अलग रोमांच है। लेकिन अगर हम हरियाणा के मैदानी इलाकों की बात करें और इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पीछे पलटें, तो हमें असली आर्थिक बैकबोन मिलती है, दिल्ली रेवाड़ी रेलवे मार्ग। अच्छा। इस मार्ग का निर्माण 1871 और 1872 के बीच हुआ था और यहाँ हरियाणा की सबसे पहली ट्रेन 14 फरवरी 1873 को चली थी। 1873 यानी कालका शिमला से भी पहले? बिल्कुल। ये ट्रेन मीटर गेज पर चलाई गई थी और उस वक्त इसको चलाने की जिम्मेदारी राजपूताना रेलवे के पास थी। राजपूताना रेलवे नाम से ही एक ऐतिहासिक फील आती है। और यहाँ एक और बड़ा रोचक फैक्ट जुड़ा है। हरियाणा का एकमात्र फिल्म लोको सेट भी यहीं स्थित है। जैसे वो बॉलीवुड की पुरानी ट्रेन्स वाली फिल्में होती हैं ना, वो यहीं शूट होती हैं। हाँ, काफी फेमस है वो। लेकिन नोट्स में जिक्र रेवाड़ी स्टेशन का बहुत अलग से किया गया है। रेवाड़ी अपने आप में एक बड़ा नाम है। ये हरियाणा का सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। आखिर इस एक स्टेशन में ऐसी क्या खास बात है? देखिए, इसके सबसे बड़े होने के पीछे एक ठोस आर्थिक और भौगोलिक कारण है। रेवाड़ी स्टेशन से लगभग सभी दिशाओं में रेलवे मार्ग निकलते हैं।
एक तरह से ये एक बहुत बड़ा जंक्शन है और इस बेहतरीन कनेक्टिविटी का सीधा असर राज्य के राजस्व पर यानी रेवेन्यू पर पड़ता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा रेलवे रेवेन्यू इसी स्टेशन से आता है मेक सेंस। और इसी स्टेशन पर हरियाणा का एकमात्र लोकोमोटिव म्यूजियम भी स्थित है, जहां एक बहुत खास चीज रखी है, फेरी क्वीन। फेरी क्वीन? हाँ, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। ये 1855 में बना एक स्टीम इंजन है ना? सही पकड़ा। ये दुनिया के सबसे पुराने स्टीम इंजन्स में से एक माना जाता है, जो अभी भी चालू हालत में है। 1855 की किसी मशीन को संभाल कर रखना बहुत बड़ी बात है। चौंका देने वाला फैक्ट है ये तो। इतिहास की बात चली रही है तो एक और फैक्ट जो हमारे सोर्सेज में काफी प्रोमिनेंटली हाईलाइट किया गया है वो है गड़ी हरसारू से फर्रुख नगर तक की रेलवे लाइन। इस लाइन को बिछाने का मुख्य उद्देश्य सवारियां ले जाना नहीं था, ये नमक ढोने के उद्देश्य से बिछाई गई थी। और हरियाणा की सबसे पहली भाप वाली ट्रेन यानी स्टीम इंजन वो रेवाड़ी से गड़ी हरसारू के बीच ही चली थी, नमक के लिए पूरी रेलवे लाइन। उस दौर में नमक एक बहुत बड़ा व्यापार था। बैलगाड़ियों पर नमक का ट्रांसपोर्ट धीमा और महंगा पड़ता था। अंग्रेजों को अपना राजस्व बढ़ाना था, इसलिए उन्होंने हेवी फ्रेट के लिए सीधा एक रेलवे लाइन ही बिछा दी। शुरुआत से ही रेलवे का मुख्य फोकस व्यापार और इकोनॉमी को तेजी देना रहा है। अगर हम इस पुराने इतिहास से निकलकर आधुनिक नेटवर्क पर आएं, तो विकास की रफ्तार हैरान करने वाली लगती है। एक तरफ 1855 का स्टीम इंजन और दूसरी तरफ आज का दौर। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि हरियाणा भारत का वो पहला राज्य बन चुका है जहाँ रेलवे का 100% विद्युतीकरण मुकम्मल हो चुका है। 100% इलेक्ट्रिफाइड? जी हाँ, एक भी ऐसी पटरी नहीं बची है जहाँ इलेक्ट्रिक इंजन ना चल सके। और बात सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन पर रुकती नहीं है, इनोवेशंस बड़ी तेजी से हो रहे हैं। जैसे अरावली की पहाड़ियों में सोना से नूह तक भारत की पहली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे सुरंग बनाई गई है, पहाड़ी काटकर एक पूरी इलेक्ट्रिक टनल। बिल्कुल। और ईंधन की बात करें तो हरियाणा की पहली सीएनजी ट्रेन रोहतक से रेवाड़ी के बीच चली थी। और भविष्य तो और भी एक्साइटिंग है, पहली हाइड्रोजन ट्रेन का रूट तय हो चुका है जो जिंद से सोनीपत होते हुए वापस जिंद आएगी। हाइड्रोजन ट्रेन ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और इस विशाल नेटवर्क को चलाने के लिए व्यवस्था भी उतनी ही सॉलिड होनी चाहिए। इस पूरे रेलवे ढांचे को जोन्स और डिविजन्स में बांटा गया है। पूरे हरियाणा में 3 रेलवे जोन और 5 डिवीजन काम करते हैं। उनकी डिटेल्स क्या हैं? पहला है उत्तरी रेलवे जोन। वैसे इसका मुख्यालय दिल्ली में है, लेकिन हरियाणा के अंदर उत्तरी जोन का HQ अंबाला में स्थित है। इस जोन के अंदर अंबाला और दिल्ली डिविजन्स आते हैं। दूसरा है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, जिसके अंतर्गत जयपुर और बीकानेर डिविजन्स आते हैं। और तीसरा है उत्तर मध्य रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है और इसमें आगरा डिवीजन आता है। रूट लंबाई के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा है? हरियाणा से गुजरने वाली सबसे अधिक रेलवे लाइन की लंबाई फिरोजपुर रेलवे मंडल की है, दूसरे नंबर पर दिल्ली मंडल और तीसरे पर अंबाला। यह बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। हमने अभी थोड़ी देर पहले सोना से नूह तक की उस इलेक्ट्रिफाइड टनल की बात की थी, लेकिन मेरे सोर्सेस एक बहुत ही अजीब कॉन्ट्रडिक्शन दिखाते हैं। नूह हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जहां कोई मुख्य रेलवे लाइन ही नहीं है। ये पैराडॉक्स है। एक तरफ देश की पहली इलेक्ट्रिफाइड सुरंग बन रही है और दूसरी तरफ कोई प्रॉपर रेलवे नेटवर्क नहीं। ये भौगोलिक स्थिति का नतीजा है। सुरंग अरावली की पहाड़ियों को काटकर एक स्पेसिफिक रूट के लिए बनाई गई है, लेकिन जिले के अंदर पैसेंजर लाइंस का ढांचा वैसे विकसित नहीं हुआ। उसके ठीक उलट पानीपत एकमात्र ऐसा जिला है जिसके चारों तरफ से रेलवे मार्ग गुजरते हैं। ये तो वही बात हुई ना, जिधर पॉलिटिकल फोकस गया उधर विकास ज्यादा हुआ। जैसे 1984 में बंसीलाल हरियाणा के पहले व्यक्ति थे जो देश के रेलवे मंत्री बने थे। हाँ, और उस समय भी व्यापारिक राउट्स पर ध्यान दिया गया। किसी भी पॉलिटिकल एंगल को छोड़ दें तो भी इकोनॉमिकली रेवाड़ी से बठिंडा मार्ग की अहमियत बहुत बढ़ गई थी। इसकी 2 प्रमुख शाखाएं हैं, एक भिवानी से कलनवाली और दूसरी हिसार से जाखल। ये अनाज और इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बड़ी लाइंस तो हो गई, थोड़ा बैकएंड की बात करते हैं। ट्रेन चलाना एक बात है, उसको मेंटेन करना अलग टास्क है। हरियाणा की एकमात्र रेलवे कैरेज और वैगन वर्कशॉप जगाधरी यमुनानगर में है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और ट्रेन वॉशिंग के लिए एकमात्र रेलवे यार्ड और वॉशिंग स्टेशन हिसार में है। हाँ, और प्रथम रेल कोच फैक्ट्री गनौर सोनीपत में है।
और सुरक्षा के लिए हरियाणा में आरपीएफ का मुख्यालय अंबाला कैंट में है। कुल मिलाकर 16 आरपीएफ स्टेशंस है। इन सब के साथ 2016 में HRIC यानी हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। इसके दो मुख्य प्रोजेक्ट्स पर सबसे ज्यादा फोकस है मेरी रिसर्च में। पहला, ग्रीन ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, जिसका पहला कॉरिडोर पलवल से सोनीपत बन रहा है, और दूसरा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक्स, शहरों में जाम खत्म करने के लिए। बिल्कुल। पहला एलिवेटेड ट्रैक गोहाना से रोहतक के बीच बना, दूसरा कुरुक्षेत्र से कैथल बन रहा है, और तीसरा नारवाना से कैथल होते हुए कुरुक्षेत्र तक जा रहा है। लेवल क्रॉसिंग्स की वजह से रोहतक जैसे शहरों में जाम लगता था। उसे ऊपर उठाने से ट्रेन भी रुकी नहीं और नीचे शहर का ट्रैफिक भी स्मूथ हो गया। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हरियाणा अब सिर्फ लंबी दूरी वाली कनेक्टिविटी पर नहीं रुका है, शहरी कनेक्टिविटी में भी आगे है। और जब शहरी ट्रांसपोर्ट की बात हो तो मेट्रो को कैसे भूल सकते हैं? मेट्रो तो शहरों की लाइफलाइन है। हरियाणा में मेट्रो ने प्रवेश किया हुडा सिटी सेंटर से कुतुब मीनार वाली लाइन से। सबसे पहले मेट्रो गुरुग्राम से दिल्ली के बीच 21 जून 2010 को शुरू हुई थी। 2010 में? उसके 5 साल बाद 2015 में फरीदाबाद दूसरा जिला बना, जहां मुझेसर से बादरपुर तक मेट्रो पहुंची। और इस टाइमलाइन में 2018 में झज्जर तीसरा जिला बन गया, जब बहादुरगढ़ से मुंडका लाइन शुरू हुई। अब चौथा मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित है रिथाला से कुंडली सोनीपत के लिए। और गुरुग्राम को ये गौरव हासिल है कि वो हरियाणा का एकमात्र जिला है जहां रैपिड मेट्रो की शुरुआत हुई थी 2013 में। रैपिड मेट्रो थोड़ी अलग होती है। वो पूर्ण रूप से शहर के अंदर एक स्पेसिफिक कमर्शियल हब के भीतर लोगों को ले जाने के लिए डिजाइन की गई थी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी एक फैक्ट और है। बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम अब बदलकर राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। जमीन पर पटरियां और मेट्रो की तो हमने काफी डिटेल में चर्चा कर ली। अब आसमान की बात करते हैं, वायु परिवहन। वायु परिवहन को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक सैनिक यानी एयरफोर्स स्टेशंस और दूसरा नागरिक यानी सिविल एयरपोर्ट्स। ओके। हरियाणा में 2 प्रमुख एयरफोर्स स्टेशन हैं। पहला अंबाला में है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। हालांकि सबसे पहली हवाई पट्टी यहाँ 1919 में ही बन गई थी। दूसरा एयरफोर्स स्टेशन सिरसा में 1964 में बना। और अगर आम नागरिकों के लिए बने एयरपोर्ट्स की बात करें तो हरियाणा में कुल 5 सिविल एयरपोर्ट्स हैं। पिंजौर, भिवानी, करनाल, नारनौल जहां बछोड़ हवाई पट्टी है, और हिसार। इकोनॉमिक सर्वे 24-25 में भी इन हवाई पट्टियों का जिक्र है। पर इन सब में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो है हिसार का हवाई अड्डा। इसे आम हवाई पट्टी मत समझना। इसका नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा है और ये हरियाणा का एकमात्र डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3998 एकड़ है। 3998 एकड़, ये तो सच में विशाल है। मेरे नोट्स कहते हैं कि इसे 13 मार्च 2025 को लाइसेंस मिलने वाला है। और जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि यहाँ से जो प्रथम उड़ान भरी जाएगी वो 14 अप्रैल 2025 को हिसार से सीधे अयोध्या के लिए प्रस्तावित है। रिलीजियस टूरिज्म के लिए ये बहुत बड़ा कदम है और इस ढांचे को चलाने के लिए पायलट्स की ट्रेनिंग जरूरी है। हरियाणा में 3 फ्लाइंग क्लब हैं, करनाल, पिंजौर और हिसार में। इनकी स्थापना 1999 में हुई थी। इनमें से सर्वोच्च केंद्र करनाल वाला है। पायलट्स की बात चल रही है तो प्रियंका बेनीवाल का जिक्र करना बनता है। हरियाणा की प्रथम महिला कमर्शियल पायलट। और इतना ही नहीं, हरियाणा में हवाई यातायात में कई फर्स्ट्स जुड़े हैं। पहली एयर टैक्सी 2021 में हिसार से चंडीगढ़ के बीच चली थी। और 2010 में नारनौल में राजीव गांधी एरोस्पोर्ट सेंटर स्थापित किया गया था। एक और बड़ी बात, भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर हब अब गुरुग्राम में बन रहा है। कमाल है। तो हम इस पूरे सफर को अगर समेटें, सोचिए हमने शुरुआत कहाँ से की थी। 1855 में बने फेरी क्वीन स्टीम इंजन से लेकर पहाड़ियों के बीच से गुजरती 1903 की क्राउन जूल तक, फिर 100% इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क, सीएनजी और हाइड्रोजन ट्रेन्स, एलिवेटेड मेट्रो ट्रैक्स और अंत में हिसार से अयोध्या की फ्लाइट्स और एयर टैक्सीज। ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सिर्फ लोहे और कंक्रीट के ढांचे नहीं हैं। ये एक विशाल आर्थिक नेटवर्क है जो समय और दूरी को खत्म कर रहा है। सही कहा। लेकिन एक आखिरी सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। एक तरफ हरियाणा का तेजी से बढ़ता हुआ एयर और मेट्रो नेटवर्क है और दूसरी तरफ कालका शिमला जैसी धरोहर और फेरी क्वीन जैसा इतिहास।
क्या भविष्य में हरियाणा की ये अल्ट्रा मॉडर्न ट्रांसपोर्ट क्रांति इसकी परंपरागत और ऐतिहासिक पहचान को पीछे छोड़ देगी, या ये दोनों एक साथ मिलकर एक नए सुपर कनेक्टेड राज्य का निर्माण करेंगे? इस सोच पर विचार करने की जरूरत है। इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं।